माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की बाल विकास एवं शिशु की देखभाल की क्लास नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर इसमें हम बात करें आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट से, बाल विकास एवं शिशु की देखभाल से, तो इसमें टोटल जो सब्जेक्ट की बात है 45 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें इसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, संपूर्ण रिवीजन आप यहाँ के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो क्लासेस हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हो गई, 2 हो गई, ये सारे क्लासेस आपको इसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो जो माता एवं बहनें अभी तक क्लासेस नहीं देखी जाके देख सकती हैं। साथ ही जिन माताओं बहनों ने अभी तक एक भी क्लास नहीं की है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लास है, जिसकी मैराथन क्लास हमारी करीब 4 घंटे की क्लास है। वो जाके आप मैराथन क्लास में देख सकती हैं। उसको आप रिवाइज करके चली जाइए तो कुछ तो आपको एडवांटेज मिलेगा ही, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी लोग इन सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। जो माता है मैंने हमारे चैनल पर नहीं है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आते रहते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि वागोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया किस विकास पर निर्भर करती है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, संज्ञात्मक। यानी वागोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया जो विकास पर निर्भर करती है वो संज्ञात्मक विकास पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर इसमें अगर आगे हम बात करें तो वागोत्स्की जो है सामाजिक विकास सिद्धांत रूसी वैज्ञानिक लिव वागोत्स्की, इनका जो पूरा नाम है लिव वागोत्स्की है, और इसका ये कहाँ के हैं तो ये रूस के थे, ठीक है। और इन्होंने 1896 से 1934 का कार्य है। वाइगोत्स्की का कार्य पश्चिम में काफी हद तक अनजान था, जब तक कि इसे वर्ष 1962 में प्रकाशित नहीं किया गया। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है रचनात्मक की नींव में से एक होता है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिए गए, किस सिद्धांत के अनुसार प्रतिभा के 8 प्रकार बताए गए हैं या होते हैं। इसका जो राइट आंसर है बहुआयामी प्रतिभा जो है सिद्धांत के अनुसार 8 प्रकार होते हैं प्रतिभा के, ठीक है। फिर इसमें अगर हम आगे बात करें तो लोगों की क्षमता और प्रतिभा की पूरी श्रृंखला को देखने के लिए जो गार्डनर सिद्धांत कहता है, गार्डनर का जो सिद्धांत है वो कहता है कि लोगों के पास सिर्फ बौद्धिक क्षमता नहीं बल्कि कई प्रकार की प्रतिभा है, जिसमें संगीतिक, अंतर व्यक्तित्व, स्थानिक, दृश्य और भाषाई प्रतिभा भी शामिल है। इसे बहुआयामी यानी इसे बहुआयामी प्रतिभा सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि गार्डनर किसके जनक हैं। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बहुप्रतिभा सिद्धांत के जनक जो है गार्डनर है। भी आपको ऊपर भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताया हमने, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था। फिर इसमें आगे बात करें तो बहुप्रतिभा सिद्धांत बुद्धि को एकल सामान्य क्षमता के प्रभुत्व के रूप में देखने के बजाय मानव बुद्धि को विशिष्ट पद्धतियों में अलग करता है। हावर्ड गार्डनर ने अपनी वर्ष 1983 की पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इस मॉडल का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। ये बुक भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक दो बुक भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सार्वभौमिक और जन्म क्षमता की कारक के लिए है। क्या है इसमें से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्पीयरमैन की बुद्धिमत्ता का जी कारक होता है, ठीक है। स्पीयरमैन की बुद्धिमत्ता का जो जी कारक है यह सार्वभौमिक और जन्म क्षमता की कारक के लिए होता है। फिर इसमें आगे बात करें तो स्पीयरमैन का मानना था कि सामान्य बुद्धि विशिष्ट मानसिक क्षमताओं के तहत बुद्धि कारक को प्रदर्शित करती है। बुद्धिमत्ता परीक्षणों पर सभी कार्य चाहे वे मौखिक या गणितीय क्षमताओं से संबंधित हों इस अंतर्निहित जी कारक से प्रभावित थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, अधिगम प्रक्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा वर्धित है। यानी जो अधिगम प्रक्रिया है यह इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा वर्धित है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आईसीटी प्रौद्योगिकी जो प्रतिभा है इसके द्वारा वर्धित है। फिर इसमें आगे बात करें तो आईसीटी अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी सूचना का संचार करने, सृजन करने, प्रसारित करने और संबंधित और प्रबंधित करने के लिए तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक विविध समूह होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एक अतिसक्रिय बच्चे को सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव होना चाहिए। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, उसे पौधों में पानी देने, ब्लैक बोर्ड की सफाई, मॉडलिंग आदि जैसे कामों में व्यस्त रखें, ठीक है। जो बच्चा अति सक्रिय है उसको सक्रिय रखने के लिए, उसको सुधारने के लिए आपको कार्य करना चाहिए, उसे मारना डांटना नहीं चाहिए। फिर उसका तो माता पिता और शिक्षकों दोनों के लिए अति सक्रिय बच्चे से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्हें हमेशा कुछ न कुछ करने की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चे स्वभाव से अति सक्रिय होते हैं, जबकि कुछ ध्यान की कमी के कारण बन जाते हैं, जो वे अपने माता पिता से प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिए गए, जीन किसकी इकाई है। जीन शब्द जो है किसकी इकाई है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, अनुवांशिकता की इकाई जो है जीन होती है, ठीक। फिर इसमें आगे बात करें तो एक जीन अनुवांशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई है।
जीन डीएनए से बने होते हैं। कुछ जीन प्रोटीन नामक अणु के निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। ठीक, जीन का जो मुख्य कार्य है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का निर्धारण या स्थानांतरण करते हैं। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग, इसका साधारण क्या है, यानी इसका उदाहरण क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डेस्कार्टेस। डेस्कार्टेस जो है एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग है, इसका उदाहरण है। फिर इसमें आगे बात करें, डेस्कार्टेस ने अध्यापन के क्षेत्र में यह प्यारा कथन कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग। रेने डेस्कार्टेस का अक्सर आधुनिक दर्शन शास्त्र के पिता के रूप में श्रेय दिया जाता है, यानी रेने डेस्कार्टेस को आधुनिक दर्शन शास्त्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 दिए गए है कि विलियम स्टर्न द्वारा आईक्यू की गणना करने के लिए क्या सूत्र है। विलियम स्टर्न ने जो फार्मूला दिया है आईक्यू निकालने के लिए, इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आईक्यू बराबर होता है MA इंटू 100/CA। ठीक है, फिर इसमें आगे हम बात करते हैं क्या है, तो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने वर्ष 1912 में आईक्यू की बुनियादी परिभाषा तैयार की, जब उन्होंने अनुमानित मानसिक आयु यानी MA, ठीक है, और वास्तविक कलाक्रम आयु यानी कलाक्रम आयु जो है वो CA के अनुपात के रूप में बुद्धि लब्धि यानी होता है IQ, ठीक है, को परिभाषित किया। उदाहरण के लिए यदि एक 10 वर्ष के लड़के की बौद्धिक क्षमताएं 13 वर्ष के लड़के की हैं, तो इसका IQ कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले आपका IQ बराबर हो जाएगा, तो 10 इंटू 13 130 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें 100 इंटू 13/10, 13 जो है ये आपको जो बड़ा वाला जो बड़ी एज का लड़का है वो, और नीचे जो है छोटी एज का लड़का उसके अपॉन करना है, फिर ये आपका IQ लेवल जो है वो निकल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि भाषण को समझना किसके लिए जिम्मेदार है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, वार्निक का क्षेत्र जो है इसे भाषण को समझने के जिम्मेदार होता है, वार्निक का क्षेत्र। अब वार्निक का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह आपके मस्तिष्क में बाईं ओर टेम्पोरल लोब में स्थित होता है और भाषण की समझ के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि ब्रोका का क्षेत्र भाषण के उत्पादन से संबंधित है। मस्तिष्क के वार्निक के क्षेत्र की क्षति के द्वारा भाषा विकास या उपयोग गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 दिया गया है कि रचनात्मक क्या है, यानी रचनात्मकता जो होती है वो क्या होती है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, समस्याओं के मूल और अलग अलग समाधानों की पहचान करने या तैयार करने की क्षमता को ही रचनात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे बात करें तो रचनात्मकता कुछ ऐसा है जिसे नए और मूल विचारों या किसी भी चीज को बनाने की प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है, जो अस्तित्व में नहीं है था। यह नया, मूल और नवीन होना चाहिए और मौजूदा किसी भी चीज में कोई संशोधन शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए सीखने की अक्षमता वाले बच्चे, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्णों के बीच भ्रमित होते हैं। ठीक है, सीखने की अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्णों के बीच भ्रमित होते हैं। फिर इसमें अगर आगे हम बात करें तो नई चीजों को सीखने के लिए विभिन्न बच्चों की अलग अलग क्षमता होती है। कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ में IQ जो है उच्च होता है, और वहीं कुछ कड़ी मेहनत करते हैं, कुछ में तेज स्मृति होती है और कुछ में कम IQ होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि वाइगोत्स्की जो है के अनुसार बच्चे खुद से बात क्यों करते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बच्चे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए भाषण का उपयोग करते हैं और इसीलिए वह खुद से बात करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में आगे बात करें तो निजी भाषण संचार, आत्म मार्गदर्शन और व्यवहार के आत्म विनियमन के लिए स्वयं को दिया गया एक भाषण है। निजी भाषण पहली बार लिव वाइगोत्स्की द्वारा अध्ययन किया गया था और उन्होंने बच्चों द्वारा निजी भाषण का उपयोग करने तथा कार्यों उनके कार्य प्रदर्शन और उपलब्धि के बीच में सकारात्मक सहबंध देखा था। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आकलन शिक्षक को बच्चों के सीखने को समझने में सहायता करता है और अपने शिक्षण के लिए प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आकलन जो है शिक्षक को बच्चों के सीखने को समझने में सहायता करता है, साथ ही अपने शिक्षण के लिए प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है आकलन। ठीक, फिर यहाँ आगे बात करें तो यहाँ आकलन का अर्थ शैक्षणिक आकलन है। यह आमतौर पर मापने योग्य ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मान्यताओं में दस्तावेज की प्रक्रिया है। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थी या छात्र सीखने वाले समुदाय, कक्षा, संस्था या शैक्षणिक प्रणाली पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। ठीक है,
करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ दिए गए, आप अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी अवधारणाओं में बदलाव करने में कैसे सहायता करेंगे, ठीक है, एज अ टीचर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, बच्चों को अवधारणाओं के प्रति अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर देकर। बच्चों को जो है अवधारणाओं के प्रति उनको अवसर देकर आप उनकी जो अवधारणाएं हैं उसमें बदलाव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे बात करें तो अवधारणा में कोई भी बदलाव करने के लिए मौजूदा अवधारणाओं में नए विचारों या आयामों को शामिल करना बेहतर है। प्रत्येक अवधारणा के पीछे बच्चों के अपने तर्क एवं तरीके हैं, इसलिए नई अवधारणा को तैयार करने के लिए बच्चों को उनके तरीकों से अवधारणाओं के प्रति अपनी समझ व्यक्त करने की अनुमति देना बेहतर होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के त्रुटियों करने के बारे में सबसे उपयुक्त है। यह आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों की त्रुटियां एक खिड़की है यह जानने के लिए कि किस प्रकार सोचते हैं, ठीक है। बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं एक खिड़की है आपको यह जानने के लिए कि किस प्रकार की आपको यह जानने के लिए कि वह किस प्रकार का सोचते हैं, ठीक। फिर इसमें आगे हम बात करें तो बी एफ स्किनर जो हैं इनके अनुसार बच्चों की त्रुटियां एक खिड़की हैं यह जानने के लिए कि किस प्रकार सोचते हैं। इसका अर्थ है कि छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों से शिक्षक को यह जानने की सहायता मिलती है कि छात्रों को क्या समझ नहीं आया है या क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप में बताता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। अधिगम और विकास जो है जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। उसके बाद इसमें आगे हम बात करें तो विकास अधिगम की ओर तथा अधिगम विकास की ओर ले जाता है। इन दोनों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, छात्रों द्वारा और प्रतिबंधों पर कारण देते समय उनकी व्यक्तिगत राय देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसे बढ़ावा देते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे बात करें तो यदि कोई प्रश्न जो विद्यार्थियों को मुद्दों पर उनके व्यक्तिगत विचारों देने को और उसके लिए कारण देने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वह विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख, ज्ञान के असंबंधित भाग को प्रदर्शित करने से क्या होगा। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों के लिए वैचारिक समझ प्राप्त करना मुश्किल बनाएगा, ठीक है। शिक्षार्थियों के लिए वैचारिक समझ प्राप्त करना मुश्किल बनाएगा। फिर इसमें आगे बात करें तो सीखना वह प्रक्रिया है जो केवल तब की जाती है, पूर्ण की जाती है या प्राप्त की जा सकती है जब समस्त जानकारी एक उचित और अनुक्रमिक तरीके से दी जाती है। यदि कोई जानकारी असंबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है तो शिक्षार्थियों के लिए किसी भी अच्छे ज्ञान को प्राप्त करना मुश्किल होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चे की किस क्षमता का आकलन करते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सही उत्तर का दोहरान जो है यह बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं तो बच्चों की क्षमता का आकलन करते हैं। उसके बाद इसमें आगे बात करें तो बहुविकल्पी प्रश्नों में आमतौर पर प्रश्न के 4 वैकल्पिक, जैसे आपके एग्जाम में आएगा इसी प्रकार का बोला जा रहा है, बहुविकल्पी जो उत्तर होते हैं 4 वैकल्पिक उत्तर होते हैं और 4 में से एक सही उत्तर होता है। आमतौर पर विकल्प एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए सही उत्तर देने के लिए तेज स्मृति और सटीक उत्तर की आवश्यकता होती है और यह सही उत्तर को याद करने पर आधारित होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 दिए गए हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, बच्चों के लिए आसान गतिविधियां जो है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है। फिर इसमें आगे बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा के वे तरीके शामिल हैं जो बच्चों के पोषण पर जोर देते हैं और उनके लिए आसान तरीके से सीखना और समझना आसान बनाते हैं। ऐसा इस तरह से किया जाता है कि कुछ गतिविधियों के दौरान या खेलते समय बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास से डैश डैश तक आगे बढ़ता है, यानी विकास डैश डैश से डैश डैश तक आगे बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सामान्य से, यानी विकास सामान्य से विशिष्ट तक आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे बात करें तो विकास व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि इसमें विकास के दौरान विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि नंबर 1 की बात करें तो विकास का पैटर्न का पालन करता है। उसके बाद नंबर 2, विकास सामान्य से विशिष्ट तक आगे बढ़ता है। नंबर 3, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का एक पूर्ण फल है। फिर नंबर 4 की बात करें तो विकास के अधिकांश लक्षण सह संबंधित हैं। ऑप्शन 5 की बात करें तो
विकास अनुमानित होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 दिया गया है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति क्योंकि है, यानी कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है क्योंकि। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें, बच्चे ऐसे प्राणी हैं जिन्हें ध्यान से पढ़ाया जाना है। बच्चे अक्सर अपने काम में कठोरता दिखाते हैं या करने से इनकार करते हैं, लेकिन यदि समूह कार्य उन्हें सौंपा गया है तो वे उनके बीच तर्क संगतता विकसित करते हैं और अपने काम करते समय अन्य बच्चों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस समूह में कार्य प्रक्रिया में वे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, जब उनको समूह में कार्य दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 दिया गया है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है कि बच्चों की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी हमने आपको सेम टू सेम मतलब एज इट इज इसी प्रकार का क्वेश्चन ऊपर ही बताया है कि बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। ठीक है, फिर इसमें अगर आगे हम बात करें तो आगे दिया गया है कि यह जरूरी है जब बच्चे कुछ सीखते हैं, इसमें समय लगता है और किसी भी समस्या को हल करते समय वे बहुत सी त्रुटि भी करते हैं, इसलिए बच्चों का सीखना धीमी प्रक्रिया है और साथ ही बच्चे त्रुटियां से भी सीखते हैं। जब वे त्रुटियां करते हैं तो यह सिखाया जाता है कि वे त्रुटियां हैं और उन्हें दोहराया नहीं जाना चाहिए और वे इन त्रुटियों से सीखते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विशेष से सामान्य की ओर का सिद्धांत जो है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक, फिर इसमें आगे हम बात करें तो आगे दिया गया है, विकास एक व्यापक शब्द है और इसमें विभिन्न कारक शामिल हैं जो समग्र रूप से बच्चे को विकसित करने में सहायता करते हैं। यह सामाजिकरण, शिक्षा, परिवार, शिक्षक, मित्र, खेल, अतिरिक्त पाठचर्या, गतिविधियों, यात्रा आदि के द्वारा हो सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 दिए गए हैं, कोल वर्ग यानी कोहल वर्ग जो है के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार एक व्यक्ति नैतिक निर्णय लेते समय किसकी ओर मुड़ेगा, यानी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। वह जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति नैतिक निर्णय लेते समय किसकी ओर मुड़ेगा, यह क्वेश्चन जो है कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, संभावित सजा शामिल है, यानी इसमें जो है संभावित सजा शामिल है। फिर इसमें आगे बात करें, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार निर्णय पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी जरूरतों और धारणाओं पर आधारित होता है और इसमें दो चरण होते हैं। सबसे पहली है सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास, दूसरा व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास, यानी कि एक तो सजा आज्ञाकारिता हो गई, दूसरा जो है व्यक्तिगत पुरस्कार की लालसा है तो वो अभिविन्यास होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 दिए गए, यहाँ तक कि समान आयु के बच्चे भी अन्य चीजों के साथ उपस्थिति, क्षमताओं, स्वभाव, रुचियों, योग्यता में काफी भिन्न होते हैं। इस संबंध में स्कूल की क्या भूमिका है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार विकसित होने के अवसर मिलते हैं। यह एक स्कूल की जो है भूमिका होती है। ठीक है, सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाना ही एक अच्छे स्कूल की भूमिका होती है। फिर इसमें आगे हम बात करें तो आगे दिए गए हैं कि प्रश्न के अनुसार समान आयु के बच्चे विभिन्न चीज़ों की काफ़ी भिन्न होते हैं, विभिन्न चीज़ों में काफ़ी भिन्न होते हैं, सभी आपको पता होगा। वे सभी सीखने और विकास के लिए स्कूल आते हैं और स्कूल इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विकास अकेले संस्कृति द्वारा शासित और निर्धारित किया जाता है, यह इसका सही आंसर जो है वो नहीं है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात है, विकास एक व्यापक शब्द है और इसमें विभिन्न चीजें शामिल है। उदाहरण के लिए सीखना, सामाजिकरण, यात्रा, शिक्षा, समूह कार्य, परियोजनाएं, नौकरी इत्यादि ये सारी जो है व्यापक, ये सारी जो है विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 दिए गए, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, समस्या निवारण और महत्वपूर्ण सोच पर अत्यधिक बल देती है, यह प्रगतिशील शिक्षा होती है। ठीक है, फिर इसमें आगे हम बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता है परियोजनाओं पर कड़ी मेहनत करके सीखने पर जोर, दूसरी शिक्षा में उद्यमिता एकीकरण, तीसरी समस्या निवारण और महत्वपूर्ण सोच पर अत्यधिक बल, फिर चौथी समूह कार्य और सामाजिक कौशल का विकास, पांचवी सहयोगी और सहकारी शिक्षण परियोजनाएं आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक सोच के लिए क्षमता का विकास किस चरण की एक विशेषता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, औपचारिक और संक्रियात्मक चरण का हिस्सा है। ठीक है, अमूर्त वैज्ञानिक सोच के लिए
क्षमता का विकास किस चरण का एक विशेषता है, तो यह औपचारिक और सक्रियात्मक चरण की एक विशेषता होती है। फिर इसमें आगे हम बात करते हैं, तो सबसे पहली है जो संवेगी पेशी चरण होती है। सबसे पहली चरण की बात करें तो संवेगी पेशी चरण, यह पहला चरण है। इस चरण के दौरान शिशु अपने शरीर और पर्यावरण के बीच संबंधों की खोज में व्यस्त होते हैं। ठीक, चरण की बात करें पूर्व सक्रियात्मक चरण होता है। यह लगभग 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है। इस चरण में बच्चा पूर्व पहले सक्रियात्मक होता है। इसका अर्थ है कि बच्चा तर्क का उपयोग नहीं कर सकता है या विचारों को जोड़ या अलग कर नहीं सकता है। ठीक है, ना ही इसमें तर्क का यूज करता है और ना ही वह विचारों की जोड़ या उन्हें अलग कर सकता है। फिर इसके बाद तीसरे चरण की बात करें, तीसरा चरण दिया गया है कि मूर्त सक्रियात्मक चरण या तीसरा चरण 7 वर्ष की आयु के आसपास के अधिकांश बच्चों इस चरण में प्रवेश करेंगे और 11 वर्ष से पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, 7 से 11 वर्ष के बीच का जो आयु होता है या मूर्त सक्रियात्मक चरण होता है। इसमें बच्चे को ठोस अवधारणाओं का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के मानसिक संचालन और विचार करने के सक्षम होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा चरण की बात करें, जो चौथा चरण है औपचारिक सक्रियात्मकता चरण होता है। इसमें बात करें तो यह चौथा चरण है जो लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है और किशोरावस्था इस चरण में प्रवेश करती है। इसलिए वे बच्चे अमूर्त तरीके से सोचने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके 4 चरण हो गए, चरण के बारे में आपको बता दिया। तो जिन माताओं एवं बहनों को हमारी क्लास पसंद आई, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।